गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सास सास में बास इस पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक एलेक्स एम जॉर्ज है और जिसका हिंदी में अनुवाद शशि सबलोक ने किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बांस के बारे में बताया है। बांस के द्वारा बनाए गए तरह तरह की चीज़ों का वर्णन इस पाठ में दिया गया है। इस पाठ में बांस द्वारा बनाई गई टोकरियों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से बांस की खपचियों से हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। इसका सुंदर वर्णन इस पाठ में दिया है। इस पाठ में एक जादूगर थे, चंगकी चंगलनवा, जिन्होंने बताया था कि उनकी मौत के बाद 6वें दिन जब उनकी कब्र को खोदा जाएगा तो उनकी कब्र से उन्हें ऐसा कुछ मिलेगा जिसे देखकर वो चकित हो जाएंगे। और जब लोगों ने सही में उनकी कब्र को 6वें दिन के बाद खोदा तो उन्हें वहाँ पर अलग अलग बांस की टोकरियों के डिज़ाइंस मिले, जिन डिज़ाइंस को लेकर लोगों ने तरह तरह की चीज़ें बनाना शुरू किया। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे। एक जादूगर थे, चंगकी चंगलनवा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे, यानी कुछ नया आपको मिलेगा। कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। अब देखो, जब लोगों ने उनकी कब्र को खोदा तो उन्हें वहाँ पे बांस की टोकरियों के डिज़ाइंस मिले और फिर लोगों ने क्या किया, उन्हें एक तरह का यानी एक कल्पना उन्हें सूझ गई और उन्होंने फिर उसकी नकल करना शुरू किया, वैसी ही टोकरियाँ बनाना शुरू किया। और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उन्होंने फिर टोकरियों के नए नए डिज़ाइंस भी बनाना शुरू किए। आमतौर पर बांस कहाँ प्राप्त होता है और कहाँ बांस से बनी अनेक चीज़ें ज़्यादा मिलती है। तो बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बहुतायत में यानी ज़्यादा तौर पर, ज़्यादा रूप में वह प्राप्त होता है, दिखाई देता है। ज़्यादातर कहाँ, तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है, जहाँ भारत के उत्तरी और पूर्व भाग में बांस से बनी हुई अनेक चीज़ों का चलन वहाँ पर है। यानी ज़्यादातर लोग व्यवसाय के रूप में बांस से बनी हुई चीज़ें ही बनाते हैं। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है, यानी अपना पेट पालने के लिए वो ऐसी चीज़ों को बनाते हैं और मार्केट में उसे बेचते हैं। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, देखो इंसान के हाथ में सच में कला होती है, वह तरह तरह की चीज़ें सही ढंग से बना सकता है। पत्थरों को तराशता है, पत्थरों से मूर्तियाँ बनाता है, उसके बाद हाथों से ड्राइंग निकाल कर यानी चित्र बनाकर भी वो अपना पेट पाल सकता है। उसी तरह से बांस का प्रयोग करके बांस की खपचियों के द्वारा वह क्या करता है, तरह तरह की चीज़ें बनाता है, उसे कलात्मक चीज़ें कहते हैं। तो ऐसी चीज़ें जब से उन्होंने बनानी शुरू की तो आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव हुए और भी हो रहे हैं। यानी जैसे जैसे युग बदलता गया, तरह तरह की आइडियाज़ लोगों में आती गई और फिर बांस से बनी हुई तरह तरह की चीज़ें वो बनाना शुरू किया। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। देखो, जब इंसान जंगलों में रहते थे तो वे भोजन को इकट्ठा करने के लिए कहाँ जाते थे, जंगलों में घूमा करते थे। बट जब वो जंगलों में घूमते थे तो जब वो फलों को इकट्ठा करते थे, कुछ खाने की चीज़ों को इकट्ठा करते थे, तो उन चीज़ों को रखने के लिए वो डलिया नुमा चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, डलिया जैसी चीज़ें। जैसे आपने देखा होगा असम में चाय की बागानों में ऐसी टोकरियों का प्रयोग किया जाता है चाय की पत्तियों को रखने के लिए। तब से इंसान के मन में ऐसी चीज़ों का ख्याल आया और उसने फिर वो चीज़ें बनाना शुरू किया। डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी, क्या पता बयाक जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, तो बांस की
खपचियों से ढेर ढेर चीज़ें बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी, यानी अनेक चीज़ें बांस से बनाई जाती है। असम में ऐसी ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। अब देखो, बांस सिर्फ टोकरियां बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता, बल्कि उससे चटाइयाँ भी बनती है और मछली को पकड़ने के लिए उसका जाल भी बनाया जाता है, जिसका प्रयोग ज़्यादातर कहाँ होता है? असम में होता है। किस लिए? मछलियों को पकड़ने के लिए। उस जाल को पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपचियां एक दूसरे से गुंथी हुई होती है, यानी बारीक छिला जाता है बांस को और फिर उन खपचियों को एक दूसरे में गूंथा जाता है, पिरोया जाता है। खपचियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। मैंने पहले ही कहा था कि असम में चाय के बागानों में ऐसी बांस द्वारा बनाई गई टोकरियों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब देखो कि आमतौर पर असम या फिर नागालैंड में लोग कब इन चीज़ों को बनाते हैं? आपने देखा होगा, अपने घरों में भी हम झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम खराटा बोलते हैं। खराटे का, खट्टे का इस्तेमाल करते हैं। जो बाहर भी सड़कों पर भी जो झाड़ू वाले लोग रहते हैं, वे भी बांस से बनाए हुए झाड़ू का ही प्रयोग करते हैं। पर ये जो काम होता है बांस से बनाने की चीज़ें, तो कब किया जाता है? तो देखो, जुलाई से अक्टूबर जब घनघोर बारिश रहती है, बहुत बारिश रहती है, तो बारिश के दिनों में तो खेती करने के लिए इंसान, खेती करने वाले जो किसान होते हैं वो तो खेतों में नहीं जा सकते, तो उस समय उनके पास खाली वक्त रहता है। तो खाली वक्त होने के कारण वे क्या करते हैं? आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करके लाते हैं। वही उनका बांस इकट्ठा करने का सही वक्त वही होता है। कब? जुलाई से अक्टूबर तक। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं, यानी ज़्यादा बड़े बांस उनको नहीं लगते, क्योंकि कम उम्र वाले बांस थोड़े कैसे रहते हैं? सॉफ्ट रहते हैं। और बड़े बूढ़े बांस जो होते हैं वो सख्त होते हैं, और कभी कभी उन्हें आकार देते वक्त, उन्हें काटते वक्त वो टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती है। आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने में किस तरह से गांठें रहती है। यहाँ पे देखो, चित्र में आपको गन्ने जैसा ही यहाँ पर नजर आ रहा है। तो गन्ने में जैसे दूर दूर थोड़ी गांठें होती है, तो उन गांठों को, जिस बांस में कम गांठें हैं, ऐसी ही बांस को चुना जाता है। दाओ यानी बड़े चाकू से, चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छिलकर खपचियां तैयार की जाती है। आपने देखा होगा कि आपके पिताजी या फिर मम्मी या फिर दादा दादी आपको गन्ने को छिल कर देते हैं, तो वो किस तरह से छिलते हैं। एक साथ उसे जब छिला जाता है, वैसे ही बांस की खपचियों को भी लंबा लंबा निकाला जाता है, बड़े बड़े। मसलन आसान जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस के हर एक गठान से काटा जाता है, यानी दूरी पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसे काटा जाता है, जिससे छोटी छोटी टोकरियां बना सकते हैं। और अगर बड़ी चीज, बड़ी टोकरी बनानी है तो हमें बड़ी बड़ी खपचियां, लंबी खपचियां काटनी होती है। यानी कहाँ से काटा जाएगा, यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी हमें पहले ही तय करना पड़ता है कि हमें बांस को कहाँ से काटना है, यानी टोकरी का साइज कितना है, उस हिसाब से हमें बांस को काटना पड़ता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपचियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपचियाँ बनाई जाती है। पतली खपचियाँ लचीली होती है। खपचियाँ चीरना उस्तादी का काम है। उस्तादी का काम है यानी क्या? बड़ा जिक्र वाला काम है। ऐसे उस बड़ा माहिर जो हो, अच्छे से उस काम में तरबेज जो हो, वही उनको काटने का काम करता है, क्योंकि हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है। ये तो हाथ की कलाकारी ही होती है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। उसी तरह से खपचियों को बारीक एक जैसा बनाने के लिए भी क्या होता है? बहुत समय लगता है, और तभी जाकर प्रैक्टिस करने के बाद ही हम उन खपचियों को एक जैसा काट सकते हैं। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर दाओ काम आता है। दाओ यानी वो छुरा, जिससे हम खपचियाँ यानी बांस को काटते हैं।
खपची बाएं हाथ में, मैंने वो जो बांस होता है उसकी खपची बाएं हाथ में लेनी पड़ती है और दाव को दाएं हाथ में, यानी सूर्य को दाएं हाथ में लेना पड़ता है। दाव धारदार सिरा, दाव का धारदार सिरा जिस पर उस नोकीला सिरा खपची पर दबाए रखना पड़ता है, और जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। यानी किस तरह से खपचियों को बारीक सिरे से काटा जाता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम गन्ने को छीलते हैं, गन्ना खाते वक्त, तो किस तरह से गन्ना हाथ में लिया जाता है और मुंह में कौन सा हिस्सा लिया जाता है, किस तरह से उसे खींचा जाता है, ये एक कला होती है। वैसी ही कला बांस से खपचियों को निकालने की होती है। और जैसे ही हमने खपची को बाहर निकाला तो खपची को और अधिक बारीक सिरे से कैसे काटा जाए, ये एक कला होती है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव के अंदर की ओर दबाता है और दाव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है और अधिक सॉफ्ट। आपने देखा होगा घरों में या घर में आंगन को साफ करने के लिए या फिर बाहर सड़कों पर जो सफाई वाले रहते हैं वो जिस झाड़ू का प्रयोग करते हैं उस झाड़ू की जो बारीक बारीक खपचियाँ होती है वो एकदम सी गोल होती है, यानी उसको क्या करते हैं, घिसाई करके उसे और अधिक गोल चिकना बनाया जाता है। जब तक खपची एकदम चिकनी न हो जाती है तब तक उसे घिसते रहते हैं। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है यानी बार बार यह प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई, यानी उसको कलर किया जाता है। आपने देखा होगा कि बांस द्वारा, बाम्बू द्वारा बनाई गई अनेक चीजें होती है जो बारीकी से बनाई जाती है, जिसको कलर भी किया जाता है। पर ये खपचियों का रंग का काम कब किया जाता है, जब उसको और अधिक चिकना बनाया जाए। चिकनी होने के बाद ही उसको रंग दिया जाता है। और ज़्यादातर कौन सा रंग दिया जाता है, गुड़हल, इमली की पत्तियों, गुड़हल नाम का एक पेड़ रहता है उसकी पत्तियों से, इमली की पत्तियों का उपयोग करके उसको रंग दिया जाता है। आपने गांव की तरफ देखा होगा, एक ऐसा ऑरेंज कलर का फूल आता है जो होली के समय उसके द्वारा बनाया हुआ रंग इस्तेमाल किया जाता है। आप कभी घर में दादा दादी को, मम्मी पापा को पूछो कि ये कौन सा, पड़स का फूल उसे कहा जाता है। वो पड़स का फूल कलर के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी किसी भी चीज़ को अगर कलर देना है या फिर होली का अगर कलर तैयार करना है तो ऐसे ही फूलों का, ऑरेंज कलर के फूल वो रहते हैं, तो उन्हीं फूलों का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए इन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। अगर हमें काला रंग उन्हें देना है उन खपचियों को, तो क्या करते हैं, आम के पेड़ की जो छाल होती है उस छाल में उसे लपेटा जाता है, उस बाम्बू की खपचियों को, और फिर उसे कुछ दिनों के लिए मिट्टी में जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, जैसे चेक्स का डिजाइन। देखो यहाँ पे एक औरत जो है वो खपचियों को किस तरह से आड़ा और तिरछा रखकर एक नया डिजाइन बना रही है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है, इससे चेक्स का डिजाइन बनता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह, जिसने खाट जो बोली जाती है हमारे घर में रहती है, जो रस्सी से बुनी हुई रहती है, उसकी अगर बुनाई को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो बुना जाता है। जिस तरह से, और घर में अगर माँ हो या फिर बड़ी बहन हो जो लोकर वाला, ऊन वाला काम करती हो, तो ऊन को भी किस तरह से बुना जाता है। कई बार औरतें घर में साड़ियों की चटाई बनाते हैं, तो उस चटाई को बनाने का भी एक कला होती है कि किस तरह से एक एक धागे को एक ऊपर नीचे करके उसे गूंथा जाता है, पिरोया जाता है। वैसे ही खपचियों को भी एक के बाद एक चेक्स का डिजाइन बनाने के लिए आड़ा तिरछा रखकर बारी बारी उसे तानने का काम किया जाता है ऊपर नीचे। ट्विल बुनना हो तो हर एक बान 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, बारीक खपचियों से तरह तरह के डिजाइन्स हम बना सकते हैं। चेक्स का डिजाइन हो या फिर और कोई डिजाइन हो, तो उसे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उनके बान जो होते हैं, हर एक बाना जो होता है उसे तानना पड़ता है ऊपर नीचे की ओर। टोकरी के सिरे पर खपचियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर
कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। अब देखो बड़े बड़े बाल जो रहते हैं लड़कियों के, लंबे बाल, तो उसकी चोटी बनती है। 3 तरह के वो 3 हिस्सों में उन बालों को बांटा जाता है और फिर एक साथ उसे गूंथा जाता है, पिरोया जाता है। जैसे 3 हिस्सों में बांटने के बाद 4 हिस्सों में बांटकर भी चोटी को बनाया जाता है, वैसे ही खपचियों को भी 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में बांट कर हम उसे एक साथ पिरोने का काम करके नई डिजाइन बना सकते हैं। और जो सिरे, जो लास्ट वाला भाग जो उड़ता बचता है, उसे क्या करते हैं, फिर उसे मोड़कर वही फंसा दिया जाता है और फिर इससे क्या होती है, एक टोकरी तैयार हो जाती है। चाहे तो हम इसे बेच सकते हैं या फिर घर में काम ला सकते हैं। आपने देखा होगा कि गांव की तरफ जो औरतें रहती है, जो खाना बनाने के बाद जो रोटियां रखने के लिए जिस टोकरी का प्रयोग किया जाता है, वो टोकरी भी बांस की खपचियों से ही बनाई जाती है। इसी तरह से गांव में जो खेती का काम किया जाता है, तो खेती के काम के लिए भी ऐसी ही बड़ी बड़ी टोकरियों का प्रयोग किया जाता है कुछ चीज़ों को उठाने के लिए। तो वो टोकरियां भी किससे बनती है, तो बांस से ही बनाई जाती है। यानी बांस जो होता है वो तरह तरह की चीज़ें बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो मार्केट में भी आज हमें बांस द्वारा बनाई गई अनेकों चीज़ें, कलर की चीज़ें, तरह तरह के आकार की चीज़ें हमें मिलती है। इस तरह से बांस से हम अनेक चीज़ों को बना सकते हैं। धन्यवाद।